आज हम मौर्यकालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में मौर्य युग का विशेष स्थान है। मौर्य काल में कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। सम्राट अशोक से पहले कलाकृतियों में प्रायः ईंट और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, परंतु अशोक के समय से इस क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ। बलुआ पत्थर के प्रयोग से कलाकृतियों का निर्माण प्रारंभ किया गया। अशोक ने कई नगरों, स्तूपों, विहारों, स्तंभों, गुफाओं और भवनों का निर्माण कराया। अशोक ने कई नए नगर बसाए। उसने श्रीनगर और ललित पाटन दो नगरों का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध विहारों का निर्माण भी करवाया। भवन मौर्य काल के भवनों का अपना विशेष स्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक भवनों के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी आदि का प्रयोग होता था, परंतु अशोक ने लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग शुरू किया। अशोक को स्थापत्य निर्माण का बड़ा शौक था। उसने अपने रहने के लिए पाटलिपुत्र में एक अत्यंत सुंदर महल बनवाया, जो कि एक विशाल उद्यान में स्थित था। जब फाहियान ने उसे देखा तो वह चकित रह गया और उसने लिखा कि यह सब असुरों द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने पत्थर चुनकर दीवारों तथा द्वारों का निर्माण किया और उन पर ऐसी सुंदर खुदाई और पच्चीकारी की जो इस संसार के मनुष्यों के लिए करनी असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य काल के कलाकार भवन निर्माण में दक्ष थे। स्तूप स्तूप बुद्ध अथवा महान बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों के ऊपर बनाए जाते थे। स्तूप मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण देन है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक ने पर्याप्त संख्या में स्तूप बनवाए। अशोक की मृत्यु के कई सौ वर्ष बाद चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने कई स्थानों पर अशोक द्वारा बनाए हुए स्तूप देखे। स्तूप अर्धगोलाकार होते थे। उनका आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से भरा होता था। बाहर के भाग पर पक्की ईंटें लगी होती थी। उन पर प्लस्तर होता था। स्तूप के ऊपर लकड़ी या पत्थर का छत्र होता था। स्तूप की परिक्रमा करने के लिए उसके चारों ओर पदमार्ग बनाया जाता था। कला की दृष्टि से सांची का स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आज भी वह मौर्य काल के समय की कला के सौंदर्य का द्योतक है। उसकी ऊंचाई 77.5 फुट, व्यास 121.5 फुट है और उसके चारों ओर लगी बाहर की ऊंचाई 11 फुट है। प्रदक्षिणा पथ पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। स्तंभ अशोक ने बड़ी संख्या में साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में स्तंभ बनवाए। अनुमान है कि उनकी संख्या 30 से 40 तक थी। स्तंभों का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया। स्तंभ आधार की ओर तो मोटे होते हैं, परंतु शीर्ष की ओर पतले होते गए। स्तंभ का निर्माण एक ही पत्थर से किया जाता था। पत्थर पर इतनी कुशलता से पॉलिश की जाती थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो धातु से बनाया गया हो। स्तंभ के 3 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग ध्वज या स्तंभ का तना, जो बिल्कुल सादा परंतु चिकना और चमकीला है। दूसरा भाग अंड या गला, जो गोला बना हुआ है और धार्मिक प्रतीकों, चक्र, पशु पक्षी, लता, पुष्प आदि से विभक्त और अलंकृत है। सबसे ऊपर स्तंभ का शीर्ष, जिसमें सिंह, हस्ती, अश्व, वृषभ आदि की मूर्तियां एक या कई साथ बनी हैं। इन स्तंभों की ऊंचाई 40 से 50 फुट
और वजन 50 टन तक है। 80 टन वजन के स्तंभों का भी वर्णन मिलता है। स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां और कमल का फूल बना हुआ है। कला की दृष्टि से अशोक का सारनाथ का स्तंभ सबसे अच्छा है और इसे अशोक ने बौद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन की स्मृति में बनवाया। इसमें 4 शेरों की आकृतियां हैं जो परस्पर पीठ सटाए बैठी हैं। शेरों के नीचे के पत्थर पर 4 धर्म चक्र और 4 घोड़े, शेर, हाथी और बैल के चित्र अंकित हैं और नीचे उल्टी घंटी सी बनी है। मस्तक पर काले रंग की पॉलिश की हुई है। अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ टोपरा, मेरठ, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, लौरिया ए राजाज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरिया, रोमिनदेई आदि स्थानों पर मिले हैं। इन स्तंभों पर जो पॉलिश है वह शीशे की भांति चमकती है। स्तंभों के मस्तक शिल्पकला के अत्यंत सुंदर नमूने माने जाते हैं। गुफाएं, कठोर पत्थरों के चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की कला का जन्म मौर्य काल में हुआ। मौर्य काल की 7 गुफाओं का वर्णन मिलता है। 4 गुफाएं अशोक ने बनाई और 3 गुफाएं उसके पौत्रज मौर्य सम्राट दशरथ ने बनाई। यह सारी गुफाएं गया के पास बारावर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर बनाई गई। इन गुफाओं की दीवारों पर की गई पॉलिश आज भी शीशे की भांति चिकनी और चमकदार है। जो गुफाएं अशोक ने बनवाई उनमें सुदामा गुफा और लोमस ऋषि की गुफा बहुत सुंदर है। सुदामा गुफा सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए अशोक ने करवाया। इसमें 2 कमरे हैं। अशोक ने कर्ण चौपाल नामक गुफा का निर्माण भी करवाया। यह गुफा एक आयताकार कमरे के रूप में है। जो गुफाएं दशरथ ने बनवाई उनमें गोपी गुफा महत्वपूर्ण है। गोपी गुफा एक सुरंग जैसी गुफा है। यह 44 फुट लंबी और 19 फुट चौड़ी है। उसकी छत 10 फीट ऊंची है। गोपी गुफा एक लंबा आयताकार हॉल है जिसकी छत मेहराबदार है। कला की दृष्टि से लोमस ऋषि की गुफा विशेष उल्लेखनीय है। उसका प्रमुख द्वार बड़े कौशल से बनाया गया है और वह विशद अलंकरण से युक्त है। उसकी कोठरी अंडाकार है। मूर्तिकला, मौर्य काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ। उस काल में मनुष्यों, यक्ष यक्षिणियों, गंधर्वों, देवी देवताओं, पशु पक्षियों, लताओं और पुष्पों की प्रतिमाएं बनाई गई। मथुरा के पास परखम में मिली यक्ष की मूर्ति, बेसनगर में स्त्री मूर्ति और पटना और दीदारगंज की मूर्तियां विशेष कलात्मक और उल्लेखनीय हैं। मौर्य काल में मनुष्य की आकृति कुछ विशेष प्रभाव वाली नहीं है। परखम का यक्ष, बेसनगर की यक्षिणी और दीदारगंज की स्त्री की आकृतियां बहुत साधारण सी है। उनमें आकार को बड़ा बनाने का विशेष प्रयत्न किया गया है। सौंदर्य की कमी है। पत्थर की कटाई भी साफ नहीं है। मौर्य काल की मूर्तियों में भावों का अंकन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। इंजीनियरिंग कला, अशोक के समय के इंजीनियर बड़े कुशल थे। यही कारण है कि वे 50-50 टनों के स्तंभ टुकड़ों को पहाड़ से काटकर दूर स्थानों पर ले जाने में सफल हुए। मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया गया। मौर्य काल के इंजीनियर नगर योजनाएं बनाने में भी निपुण थे। पाटलिपुत्र नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। मौर्य काल की कला के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इस काल में कला के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। भारतीय कला के विकास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान है। विशाल शिलाखंडों को तराशकर उन पर सजीव आकृतियां और उन पर चमकीली और चिकनी पॉलिश करना, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाना मौर्य काल की कला की देन है। मौर्य कला की सहायता से
बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन गया। मौर्य कला में भारतीय, यूनानी और ईरानी कला का सम्मिश्रण है और उसका भारतीय कला के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य काल कला की दृष्टि से उत्कृष्ट था। धन्यवाद।